नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। जो इस लेसन का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता, यानी हेरिडिटी हमें बताती है कि पेरेंट्स से कैरेक्टर किस तरह से बच्चों में, बेबीज में ट्रांसफर होते हैं। जैसे अब देखते हो पेरेंट्स में किसी के मदर की आईज का कलर ब्लू है तो बच्चों की आईज का कलर क्या होगा, ब्लू होगा कि ब्लैक होगा। फादर की आईज है मान लो ब्राउन, मदर की आईज है ब्लूज, तो आगे बेबीज की आईज का कलर क्या होगा। अगर फादर के हेयर हैं करली, मदर के हेयर हैं स्ट्रेट, तो बेबीज के हेयर कैसे होंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हम इस हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर किस तरह से बेबीज में ट्रांसफर होते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास। जैसे आपने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि इंसान बंदरों में से पैदा हुआ है। हमारा शरीर बंदरों से मिलता है, थोड़ा सा चिंपैंजी से थोड़ा मिलता है, गोरिल्ला से मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम वाकई में हम मंकीज से आए हैं या कि नहीं आए हैं? तो ये इवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ते हैं। इवोल्यूशन मतलब जीवों का विकास होना। कहते हैं धरती पर पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे सारे, धीरे धीरे उनमें विकास हुआ तो कोई बर्ड बन गया कोई स्नेक बन गया, कोई मैमल बन गया, कोई प्लांट बन गया, ये सब। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकता के बारे में और जैव विकास के बारे में। We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar. हम ये देख चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नए जीव पैदा होते हैं जो कि एक समान होते हैं। जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है, बट सब्टली डिफरेंट। कि वो जो सटली का मतलब होता है कि बारीक रूप से, थोड़े से, कि जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं, जो जीव पैदा हुए हैं, वो एक समान तो होते हैं लेकिन उनमें कुछ कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। जैसे इंसान में देखो, इंसान के बच्चे इंसान जैसे तो दिखते हैं लेकिन वो सारे आपस में एक जैसे नहीं होते, सबकी शक्लें अलग अलग हैं। आप अपनी क्लास में देख लो, है तो सारे बच्चे ही, स्टूडेंट ही, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग है। We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction. हमने ये भी पढ़ा था कि asexual reproduction के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन जो आती है वो कैसे आती है, कैसे आती है asexual reproduction के अंदर कैसे आती है कि जब सेल टू सेल बनती है तो सेल में क्या है, डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, जिसको रेप्लिकेशन भी कहते हैं। डीएनए से डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है। अब डीएनए, जब डीएनए कॉपी बनती है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं, वहीं से थोड़ी सी वेरिएशन आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हालांकि एसेक्सुअल में कम वेरिएशन आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा चेंजेस, ज्यादा वेरिएशन आती है। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस लाइन में ही कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है, जो विभिन्नताएं हैं, वो मैक्सिमम होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं। सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर मिक्स होते हैं, एक मेल के एक फीमेल के, एक मदर के एक फादर के, दोनों के गुण मिक्स होते हैं। इसलिए जो होने वाला बेबीज हैं उसमें क्या है, नए नए विभिन्नताएं आती हैं, वो माँ बाप से काफी डिफरेंट होता है। आप अपनी शक्ल ही खुद मैच कर लो अपने माँ बाप से, तो आपकी शक्ल ना तो पूरी मदर से मिलती है ना फादर से मिलती है पूरी। काफी सारे अलग चेंजेस हैं आपके अंदर। कुछ गुण तो आपके मदर फादर से मिलते हैं, हो सकता है आपकी नाक मदर जैसी हो सकता है आपकी आंखों की शेप अपने फादर जैसी हो सकता है आपके हेयर्स का जो टेक्सचर है वो आपके दादाजी जैसा हो, लेकिन आप मदर से भी डिफरेंट दिखते हो, फादर से भी डिफरेंट दिखते हो, अपने दादाजी से भी डिफरेंट दिखते हो। तो क्यों? क्योंकि वेरिएशन है, क्योंकि इंसान भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। If we observe a field of sugarcane, we find very little variations among the individual plants. अगर हम गन्ने खेत में देखें तो हमें सारे गन्ने के जो पौधे हैं वो एक जैसे दिखते हैं,
सारे के सारे एक जैसे होते हैं। ये नहीं होता कि आप हर एक गन्ना अलग अलग है, सेम सेम से ये होता है, मतलब सेम सेम से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ते हैं वो, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेरिएशन कम आती है। बट इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स including human beings which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals। कि काफी सारे ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर इंसान भी आता है, वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जिसके अंदर क्या है, जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो एक दूसरे से वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट वेरिएशन, यानी उनमें उनमें अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। जैसे अगर आपका कोई भाई है या बहन है, तो आप देखना उसमें अलग चेंजेस हैं माँ बाप से, और आप में अलग चेंजेस हैं। आपके और आपके भाई के बीच में, या आपके और आपकी बहन के बीच में काफी सारे चेंजेस होते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं। In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited। इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि वेरिएशन बनती कैसे हैं, विभिन्नताएं बनती कैसे हैं, क्यों आपके का कुछ गुण ना माँ से मिलते ना पिता से मिलते, आपके अंदर अलग अलग कैरेक्टर आए कहाँ से। और इनहेरिट का मतलब कि माँ बाप से बच्चों को कैरेक्टर प्राप्त होना, इनहेरिट है ना। जैसे वही कि आइज का कलर आपके अंदर आपके माँ से आया है या पिता से आया है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं, कई बार आप देखते हो कि आपके अंदर कोई कैरेक्टर, ऐसे घर वाले बोलते हैं कि इसकी तो जो आंखें हैं वो बिल्कुल अपने नाना पे गई हैं, या नानी पे गई हैं, या दादा पे, या दादी पे, या चाचा पे, या मासी पे गई हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे इसमें कि कैसे आपके कैरेक्टर माँ बाप से मिलते हैं, कैसे आपके कैरेक्टर अपने नाना नानी चाचा चाची से या मासी से कैसे मिलते हैं, माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं। इस प्रोसेस को हम इस लेसन में पढ़ेंगे। The long-term consequences of accumulation of variations are also an interesting point to be considered। कि अब जो वेरिएशन है ना, ये एक्यूमुलेट होती रहती है, यानी कि इकट्ठी होती रहती है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी जो वेरिएशन है, चेंजेस हैं, वो इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे पहली पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी बनी तो उसमें कुछ चेंज आ गए, वेरिएशन आ गए। अब दूसरी पीढ़ी से जब थर्ड जनरेशन बनी तो कुछ नए चेंज आ गए, कुछ पुराने चेंज भी इसके अंदर आ गए। तो इस तरह चेंज इकट्ठे होते रहते हैं। आपके अंदर जो चेंज है वो हजारों सालों में पैदा हुए हैं। हो सकता है 1000 साल पहले कोई चेंज आया था आपके परिवार में, वो चेंज आपके परदादा में आया, फिर दादा में आया, फिर आप में आया, ऐसे चलता जा रहा है वो। तो हर जनरेशन में नए कैरेक्टर पैदा होते हैं, और प्लस में पुराने कैरेक्टर जो उसकी पिछली जनरेशन में पैदा हुए थे वो भी चलते रहते हैं, पास होते रहते हैं। मदर फादर से फर्स्ट जनरेशन में, फिर मदर फादर से फिर सेकंड जनरेशन में, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस ट्रांसफर होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं। आपके परिवार में आज तक जितनी भी वेरिएशंस आई हैं, काफ़ी सारी वेरिएशंस अब आपके अंदर इकट्ठा हो चुकी है। अब आपसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, कुछ नई वेरिएशन पैदा होंगी, वो भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे ये वेरिएशन इकट्ठी कैसे होती हैं। वी शैल बी स्टडिंग दिस अंडर इवोल्यूशन। ये हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के अंदर, जो हमारे लेसन का जो सेकंड पार्ट है, इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम कि इवोल्यूशन की जीवों का विकास कैसे हुआ है। इस लेसन में पढ़ेंगे कि इंसान क्या वाकई में जो बंदर से पैदा हुआ है, या हम बंदर से मिलते जुलते हैं, क्या नहीं मिलते जुलते, कैसे इंसान धरती पे पैदा हुआ है, हम आए कहाँ से हैं, धरती पे जीव कहाँ से आए हैं, लाइफ कैसे आई है, इसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ेंगे इवोल्यूशन के अंदर। इसी लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन इकट्ठी कैसे होती है। ठीक है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन जो विभिन्नताएं हैं वो इकट्ठी होती चली जाती हैं। देखिए, इसको पढ़ते हैं। चलो, इसको पढ़ने से पहले हम
ये डायग्राम पढ़ लेते हैं, चलो पहले यहीं से पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। कि जो पुरानी जनरेशन है उससे जब नई जनरेशन पैदा होती है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं। एक तो बॉडी डिजाइन जाता है, देखो जैसा बॉडी डिजाइन आपके दादा दादी का था वैसा ही बॉडी डिजाइन आपके पापा और मम्मी का है, वैसा ही बॉडी डिजाइन आपका है। आपके अंदर भी 2 हाथ हैं, आपके मुंह पे भी 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, तो मतलब बॉडी डिजाइन तो सेम है ना आपका। तो ये बॉडी डिजाइन पास होता है। ऐसा नहीं है कि हाथी का बच्चा सांप जैसा हो जाएगा, नहीं, हाथी के बच्चे का डिजाइन हाथी जैसा ही रहेगा। स्नेक के बेबी का डिजाइन स्नेक जैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ सटल चेंजेस यानी कुछ बारीक से चेंजेस भी आते हैं। जैसे आपका बॉडी डिजाइन आपके माता पिता जैसा तो है, लेकिन आपके अंदर कुछ चेंजेस भी हैं। हो सकता है कि आपकी आंखों का रंग ना आपकी मदर से मिलता है ना फादर से मिलता है, अलग ही है, ऐसा भी होता है। नाउ थिंक अबाउट what would happen when this new generation in its turn reproduces। अब कहता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनी थी, अभी जो नई जनरेशन बनी है ये आगे फिर जब रिप्रोडक्शन करेगी तो उससे क्या होगा। द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस। कहता है कि जैसे फिगर 9.1 से समझाने की कोशिश कर रहा है कि मान लो ऐसे समझो कि जब ये फर्स्ट जनरेशन बनी थी, फर्स्ट से सेकंड बनी, तो इसमें कुछ चेंज आए, है ना। देखो जैसे में चेंज दिख रहा है, कलर का डिफरेंस दिख रहा है। अब जब सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन बनेगी तो कुछ तो नए चेंज आएंगे और कुछ पुराने चेंज भी पास होते रहेंगे। तो इस तरह एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन बनती रहेगी तो नए चेंजेस भी पैदा होते रहेंगे, प्लस में पुराने जो चेंजेस बने थे वो चेंजेस भी आते रहेंगे। ठीक है, जैसे 9.1 में दिखा रखा है, अब इस 9.1 को पढ़ते हैं। देखो जैसे ये एक कोई क्या दिखा रखा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है, सपोज ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लिख रखा है यहाँ पर कि ये बैक्टीरिया है। तो एक बैक्टीरिया डिवाइड किया, 2 बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, हालांकि तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, बट इसमें भी छोटे छोटे चेंजेस दिखाए रखे हैं कि जब इस एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बने तो देखो इसमें सारा ब्लू है, लेकिन इसमें देखो थोड़ा येलोइश का ब्राउनिश कैरेक्टर आ गया, ग्रीनिश कैरेक्टर आ गया। तो दोनों का डिजाइन तो सेम है, देखो बीच में से राउंड है और 4 ऐसे पोर्शन है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो डिजाइन तो सेम है, लेकिन इनमें सटल चेंजेस भी आ गए। यानी कि कुछ इनमें छोटे छोटे चेंजेस भी आ गए। अब इसके आगे ये डिवाइड होगा, 2 और बन गए, ये आगे डिवाइड हुआ, 2 और बन गए। तो इनमें देखो पुराना कैरेक्टर भी पास हो गया, जो पुराना चेंज आया था, प्लस में देखो नया चेंज भी बन गया। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यहाँ इन्होंने चेंज दिखाने लगा इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम से ये समझा रहा है कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी पैदा होती है तो कुछ सटल चेंजेस आ जाते हैं। अब ये चेंजेस क्या हैं, आगे फिर तीसरी पीढ़ी में भी चले जाते हैं, चौथी में भी चले जाते हैं, नए चेंजेस भी बनते रहते हैं, प्लस में पुराने चेंजेस भी पास होते रहते हैं। क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस। देखो यहाँ वर्ड आया है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, है ना, कि अलग अलग जीव होना। तो देखो डाइवर्सिटी आ रही है ना, इनमें अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं। आपकी क्लास में देखो सबके चेहरे अलग अलग हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, यानी कि वो डाइवर्सिटी है। द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू से 2 इंडिविजुअल्स सिमिलर इन बॉडी डिजाइन बट विद सटल डिफरेंसेस। कहता है ये एक ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड किया, ठीक है, तो उनका बॉडी डिजाइन तो सेम आया, लेकिन उनमें सटल चेंजेस आ गए, थोड़ी छोटी सी बारीक सी विभिन्नताएं आ गई। Each of them in turn will give rise to two individuals in the next generation। अब इन्होंने क्या किया, हर एक ने आगे फिर 2 ऑर्गेनिज्म पैदा कर दिए, इसने भी 2 और इसने भी 2। Each of the 4 individuals in the bottom row will be different from each other। ये जो चारों हैं ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग विभिन्नताएं आ गई।
इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, अलग अलग चेंजेस आ गए। While some of these differences will be unique, others will be inherited from their respective parents who were different from each other। कहता है इनमें कुछ चेंजेस जो हैं यूनिक हैं और कुछ चेंजेस इनके पेरेंट्स से आए हैं। देखो इसमें देखो ब्लू कलर पेरेंट में से आया है, लेकिन ये जो ब्राउन कलर आया है ये करेक्टर यहाँ खुद पैदा हुआ है, यूनिक करेक्टर है। अब इसका ब्राउन कलर आगे इस जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, तो ये इनको क्या मिला, अपने पेरेंट्स से मिल गया ये कैरेक्टर। तो प्लस में देखो ये व्हाइटिश सा और ये थोड़ा सा हल्का पिंकिश सा ये नया कलर आया है, ये इनके अपने नए कैरेक्टर हैं। यही चीज बुक हमें समझाना चाह रही है कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन बनती है तो कुछ चेंजेस पैदा होते हैं। अब जब दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन बनेगी तो पुराने चेंजेस भी ट्रांसफर हो जाएंगे, प्लस में अपने नए चेंजेस भी पैदा होते जाएंगे। तो जब हर एक नई जनरेशन पैदा होती है तो नए चेंजेस बनते हैं, पुराने चेंजेस भी इनहेरिट हो जाते हैं, पुराने चेंजेस भी ट्रांसफर हो जाते हैं, प्लस में नए चेंजेस भी पैदा हो जाते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। Figure 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction। कि 9.1 जो डायग्राम है इसमें ये दिखा रखा है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करे, ठीक है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो क्या होता है, इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द फोर इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। कि एक बैक्टीरिया अगर डिवाइड करे, दो बनाए, और वो दो बैक्टीरिया फिर अगर डिवाइड करे और चार बैक्टीरिया बनाए, तो उनकी क्या है, जो चार जो ऑर्गेन बैक्टीरिया बने हैं वो थोड़े सिमिलर तो होंगे, शेप तो देखो सेम है इनकी, समान तो हैं। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन दैम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम चेंजेस पैदा होते हैं, तो कहता है इनमें चेंजेस तो आए हैं लेकिन कम चेंजेस आए हैं। और वो भी चेंजेस क्यों आए हैं, क्योंकि डीएनए से डीएनए जब कॉपी हो रहा था तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए इनको जो डीएनए मिला है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आ रही है। हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance। लेकिन ये तो बात थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी, ज़्यादा विविधता आती है, ज़्यादा जो है डिफरेंसेस आते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे। हम इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि वो कौन से नियम हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जाएगा, कौन सा कैरेक्टर नहीं जाएगा, कौन सा कैरेक्टर शो होगा, कौन सा कैरेक्टर नहीं शो होगा, वो हम रूल्स पढ़ेंगे इस लेसन में। Do all these variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? कहता है कि जो एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या वो इन्वायरमेंट में अपने आप को बना पाएंगे। देखो दोबारा पढ़ते हैं। डू ऑल दीज वेरिएशंस इन अ स्पीसीज, कि एक प्रजाति में जो जितनी भी विभिन्नताएं आई हैं, हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स, क्या वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगी। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में नया कैरेक्टर आया है तो क्या वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में जीवित रहेगा, क्या वो कैरेक्टर बना रहेगा, या उस बंदे के मरने के साथ साथ वो कैरेक्टर भी दुनिया से चला जाएगा, है ना। कि कोई जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक नया गुण आया है, उसको उसमें डिफरेंस आया है, वो गुण किसी और के पास नहीं है। अब क्या वो गुण उस प्रजाति में बना रहेगा, क्या वो गुण उससे आगे उसके बच्चों में ट्रांसफर होगा, या उसके मरने के साथ वो गुण भी दुनिया में से चला जाएगा, ठीक है, ये बात कहता है। तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नॉट। यानी कि हर कैरेक्टर जो है वो उतना फायदेमंद नहीं होता। जैसे जो विभिन्नताएं आ रही हैं, जरूरी नहीं है हर विभिन्नता अच्छी ही हो, हर जो वेरिएशन आई है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाए, ऐसा नहीं है।
कुछ क्या है, क्योंकि कुछ वेरिएशन क्या होती हैं, हार्मफुल भी तो होती हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को ही मार देते हैं। तो हर एक वेरिएशन जो है इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाती, बच नहीं पाती। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो अलग अलग वेरिएशन आई है, अलग अलग विभिन्नताएं आई हैं, उनको उनके अलग अलग फायदे होते हैं, है ना। जैसे कि इसको मैं कैसे समझाऊं कि वेरिएशन आना मतलब चेंज आ जाना, ऐसा गुण आ जाना जो आपके पेरेंट्स में नहीं था लेकिन आपके अंदर है। अब वो गुण क्या है, गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है ना। वो बदलाव क्या है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। कहते हैं हमने जो पिछले 8th लेसन पढ़ा था उसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक तालाब में बैक्टीरिया रहते थे काफी सारे, कुछ बैक्टीरिया में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब क्या हुआ, इन्वायरमेंट में भी चेंज आ गया, तालाब का टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे क्या है, बैक्टीरिया मरने लगे। लेकिन सिर्फ वही बैक्टीरिया बच पाए जिनके अंदर ऐसा चेंज था, जिनके अंदर ऐसा गुण था कि वो हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पुराने वाले बैक्टीरिया मरने लगे और सिर्फ वो वाले बैक्टीरिया रह गए जिनके अंदर क्या है, वो गुण था कि वो हाई टेम्परेचर को सह सके। ठीक है, तो कहते हैं ना जैसे कि बुरे हालात सबके पास आते हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। तो वो वाली बात है कि जब कोई हार्ड कंडीशन आए लाइफ में तो वो ऑर्गेनिज्म ही जीवित रहेंगे जो उस हार्ड कंडीशन को सह पाएंगे, जिनके पास कोई ऐसा चेंज है जो उनकी मदद कर रहा है उस कठिन परिस्थिति से लड़ने में। Selection of variants by environmental factors forms the basis for evolutionary processes as we will discuss in later sections। ठीक है, कहता है कि जो इन्वायरमेंट है ना वो सेलेक्ट करता है वेरिएशंस को, जिसी की वजह से ही क्या है, इवोल्यूशन होती है, जो हम इस लेसन के लास्ट वाले लेसन सेक्शन में, लास्ट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। यानी कि कहता है वो, देखो एक सिद्धांत भी दिया था डार्विन ने। ठीक है, क्या दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो नेचर है वो सिर्फ मजबूत प्राणी को ही सेलेक्ट करती है, जो कमजोर है वो दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाता और खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझो, मान लो कि एक कमरे में 10 लोग रहते हैं और उनके पास 8 रोटियां फेंकी जाती हैं। तो अब एक ऑर्गेनिज्म, एक आदमी को जीने के लिए 1 रोटी चाहिए मान लो, तो क्या वो 10 के 10 आदमी आपस में लड़ते हैं और जो 8 ताकतवर होते हैं वो 1 रोटी ले लेते हैं, जो 2 कमजोर होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट है वही हिट है, जो फिट है वही जी पाएगा, है ना, मजबूत आदमी ही जी पाएगा। तो इसी तरह जो वेरिएशन है उनमें भी यही बात लागू होती है कि वो वेरिएशन जो किसी ऑर्गेनिज्म को हार्ड इन्वायरमेंट में जीने के लिए फायदा पहुंचाती हैं, तो क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जीवित रहते हैं और वो वेरिएशन भी दुनिया में बनी रहती हैं। अगर कोई ऐसी वेरिएशन आई जिससे ऑर्गेनिज्म को फायदा नहीं है बल्कि नुकसान है, तो क्या है, वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं कर पाता धरती पर और मर जाता है, और उसके साथ साथ वो वेरिएशन भी खत्म हो जाती है। आया समझ में कि इन्वायरमेंट जो है ना वो मजबूत चीजों को सेलेक्ट करता है, कमजोर चीजें पीछे रह जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको मजबूत बनना है। तो इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हम इवोल्यूशन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कौन से कैरेक्टर फिट होते हैं, कौन से अनफिट होते हैं। तो आया समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ये लेसन यहाँ तक जरूर पढ़िएगा।
इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि आज आप कोई एक फ्रूट जरूर खाइएगा, ज़्यादा भी खा सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा कम से कम एक फ्रूट आप जरूर खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने कौन सा फ्रूट खाया। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी जॉयफुली, स्टे हेल्दी एंड नमस्कारम।